ठीक है, इस रिकॉर्डिंग में यहाँ तक थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, है ना, वो 2-5 मिनट का बना था वो। तो न्यू प्रोडक्ट जब ऑप्शन होता है ना, जब हमको एक कंपनी को नया प्रोडक्ट ऐड करना पड़ता है ना, अपने सेगमेंट में, उसका 2 डिसीजन होते हैं, कि होता है मेक डिसीजन और दूसरा होता है बाय डिसीजन, है ना। तो जो बाय डिसीजन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, दूसरे कंपनी को, या तो हम क्या करते हैं, अपनी सब्सिडी कंपनी बना लेते हैं, खरीद लेते हैं सीधा सीधा, या फिर दूसरे कंपनी का कुछ पेटेंट्स होते हैं ना, उसको हम ले लेते हैं, उसके बिहाफ में उसको रॉयल्टी देते हैं, है ना। या फिर हम क्या करते हैं, लाइसेंस या फिर फ्रेंचाइजी लेते हैं, है ना। तो लाइसेंस किसके लिए लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले क्या करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, है ना, जिससे जो सामने वाले का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन यूनिट है ना, उसको क्या कर सकते हैं, वो पूरा यूज कर सकते हैं, उसके बिहाफ में उनको रॉयल्टी देते हैं, है ना। जनरली इंटरनेशनल लेवल पे होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। फ्रेंचाइजी किसके लिए होता है, ये सर्विस फर्म के लिए होता है। इसमें जैसे मैकडॉनल्ड्स हैं, केएफसीज हैं, ये सब क्या करते हैं कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है ना, जो तो उनसे क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसके बिहाफ में उनको कमीशन या फिर कुछ सेल का परसेंटेज देते हैं। तो ये तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि नया प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है आपका, ये मेक का ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम खुद बनाते हैं, खुद किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मेक। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जो मेक ऑप्शन है, तो ये आपका न्यू डेवलपमेंट के लिए है ये। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। हाँ सर। तो यहाँ पे मेक जो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम यहाँ पे एकदम फ्रेश नया जो प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम निकालते हैं और मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो जब नया प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं, तो एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले नया प्रोडक्ट हम जब डेवलप करते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, चुनौतियां क्या क्या आती हैं, चैलेंजेस। तो पहला होता है शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट आइडियाज, shortage of important ideas in certain areas। तो क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे हमको जो अच्छे विचार होते हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण विचार की कमी होती है, ठीक है। तो इसके कारण हम कुछ अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। तो है ना, सर्टेन एरियाज मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हम बस महत्वपूर्ण जो आइडियाज की कमी होती है। तो ये भी क्या होता है, हमारे पास चैलेंजेस होती है, हमारे पास अगर एक अच्छा आइडिया नहीं होगा तो हम एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो कुछ एरिया में क्या होते हैं कि विचारों की कमी होती है, महत्वपूर्ण विचारों की कमी होती है। होता है फ्रेगमेंटेड मार्केट, फ्रेगमेंटेड मार्केट। तो क्या होता है, बाजार ना बहुत ही बटा हुआ है, जैसे हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन में देखे थे, है ना। तो वैसे क्या होता है, हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए है। तो वैसे ना फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे बाजार होते हैं। तो अगर छोटे बाजार के लिए हम अगर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या होगा, कम लोग ही खरीदेंगे, कम लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, कम प्रॉफिट होगा, है ना। तो मार्केट बहुत बढ़ गया हुआ है ना, मार्केट बहुत ही फ्रेगमेंट हो गया, लोग छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं उसको टारगेट करते हैं, है ना। तो मार्केट तो छोटे, और अगर सेगमेंट के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या होगा, हम एक मैन्युफैक्चरर को उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं कर पाएगा, उतना प्रॉफिट वो अर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लो होता है ना। छोटे छोटे मार्केट बटे हुए हैं, पूरा जो बाजार है वो। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास में बहुत लागत आता है ना। जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं R&D में, उनको अपॉइंट करके रखना पड़ता है ना। और एक जो प्रोडक्ट है वो कई 2 साल 4 साल में बनते हैं, है ना। और मेडिसिन की बात करें तो 4 साल 5 साल 8 साल तक लगता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, ठीक। इसीलिए कोरोना का जो मेडिसिन इतना जल्दी डेवलप नहीं हो पाया है ना, वो उसका टाइम लगता है ये। तो अभी इमरजेंसी कंडीशन को देखते हुए जल्दी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है ना। अदरवाइज जो मेडिसिन बनने में ना, वैक्सीन बनने में बहुत टाइम लेता है, 2 साल 3 साल लगता है। जो कोई साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे ना, उनसे आप एक बार पूछ सकते हैं। तो इतना समय लगेगा, तो इस समय उन लोगों को पेमेंट करना पड़ता है ना। तो ये और बहुत सारे केमिकल्स लेने पड़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है ना। तो ये भी क्या चैलेंजेस हैं, अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाए, मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया ना, तो हमारे कॉस्ट का
कोई मतलब नहीं होगा, यूजलेस हो जाएगा। या फिर कोई कॉम्पिटिटर है हमसे पहले उस प्रोडक्ट को काम कर रहे हैं और हमसे पहले उसने मार्केट में लॉन्च कर दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको लॉन्च नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको फर्स्ट मोर एडवांटेज मिल जाएगा। कैपिटल शॉर्टेज, है ना, तो कंपनी के पास में कैपिटल की कमी होती है ना, जिसके कारण वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी क्या है, चैलेंजेस में आएंगे। नेक्स्ट है फास्टर रिक्वायर्ड डेवलपमेंट टाइम। फास्टर रिक्वायर्ड डेवलपमेंट टाइम। तो अभी क्या है कि जो डेवलपमेंट टाइम है ना, वो क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो जो विकास का समय है वो तीव्र होने की आवश्यकता है। तो बहुत ज्यादा लेट करेंगे तो लोग की जो नीड्स एंड वांट्स है वो क्या चेंज हो जाएंगी, है ना। अभी जो चीज की हमको रिक्वायरमेंट है ना, तो वो हमारे टाइम में अगर हमको नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारी नीड फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कोरोना टाइम में जो नीड्स हैं वो बहुत ही चेंजेस हुए हैं, है ना। जो इम्यून बूस्टर जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उसकी डिमांड अभी बढ़ी हुई है। बाद में जब नॉर्मल हो जाएगा फिर बाद में कोई कोई प्रोडक्ट, कोई इम्यून बूस्टर वाला कुछ प्रोडक्ट आता है मार्केट में, है ना, फिर हो सकता है उसकी डिमांड उतनी उस समय ना हो जितनी अभी हो। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट टाइम है वो क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। एंड देन शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ, शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आजकल क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कम होते जा रहा है ना। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखेंगे। तो जो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, तो यहाँ पे ग्रोथ होता है, फिर मेच्योरिटी आती है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन आती है, फिर यहाँ पे वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, मार्केट से आउट हो जाता है वो, ठीक। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, शॉर्टर होते जा रहे हैं, क्योंकि उसका स्थान जल्दी से कोई नया प्रोडक्ट ले ले रहा है, ठीक है। तो 4G से आया, फिर 5G आ जाएगा, फिर 6G आ जाएगा, है ना। वैसे ही कंप्यूटर का होता है, नए नए वर्जन आते रहते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, है ना। तो आजकल जो नए प्रोडक्ट ला रहे हैं तो वो क्या हो, कुछ समय तक मार्केट में रहे, फिर उसका फिर वो मार्केट में आगे चला जाता है। तो जैसे ही उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा तो आपका जितना पैसा आप लगाए हैं, है ना, वो वेस्ट हो जाएगा, अगर उसका सही तरीके से अर्निंग अगर नहीं हुई होगी तो। ये सब क्या होती है, चैलेंजेस होते हैं ना, ये सब क्या चैलेंजेस है ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब चुनौतियां होती हैं। तो इस कारण से कई लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए नहीं जाते हैं, उन लोग किस में चले जाते हैं, बाय ऑप्शन में चले जाते हैं। और जिन लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाते हैं, अब देखते हैं इन लोग को किन किन स्टेजों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ सर। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो जाते हैं तो यहाँ पे ना 8 स्टेजेस हैं, है ना, इसमें 8 चरण होते हैं। तो कभी कभी आपको एग्जाम में इसका ना स्टेजेस भी पूछ सकते हैं, तो मैं पहले ये 8 स्टेजेस बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसको वन बाय वन हम उसको देखते हैं। तो पहला आइडिया जनरेशन, तो इसको आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, विचारों की उत्पत्ति। आइडिया स्क्रीनिंग, ये डबल ही हो गए। आइडिया स्क्रीनिंग, विचारों की छटनी लिख सकते हैं इसको। एंड देन थर्ड है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, ठीक है। विचारों का विकास और परीक्षण। अवधारणा लिख सकते इसको, अवधारणाओं का है ना, अवधारणा का विकास और परीक्षण। और चौथा मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, विपणन रणनीति विकास। पांचवें बिजनेस एनालिसिस, व्यवसाय का विश्लेषण।
छठवां प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वस्तु का विकास, देन मार्केट टेस्टिंग, देन कमर्शियलाइजेशन, है ना, वाणिज्यीकरण। तो ये 8 स्टेजेस होते हैं ना, ये इसी क्रम में होते हैं। ठीक है, तो कभी भी कुछ इसको क्रम में जमाने के लिए पूछेगा तो आप इसको इसी क्रम में जमाइएगा, है ना। तो आजकल एग्जाम्स में क्रम जमाने के लिए बोलेंगे या फिर कौन सा इसका स्टेप है कि नहीं है ना, ये भी आपको पूछ सकते हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आइडिया जनरेशन। तो अगर मान लीजिए कि आप लोग एक बिजनेसमैन है ना, तो आपको कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप लोग कहाँ से आइडिया लेंगे, बताइए आप लोग, है ना। कहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं? कस्टमर से पूछेंगे। हाँ, कस्टमर से पूछेंगे। और बताइए फ्यूचर का क्या क्या जरूरत हो सकता है, फ्यूचर में क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, उस मार्केट हिसाब से सर्वे। भी प्रोडक्ट। हाँ, मार्केट हाँ, सर्वे भी। हम मार्केट से भी पता लगाएंगे ना, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी लोगों को रिक्वायरमेंट है लेकिन मार्केट में वो चीज मिल नहीं पा रही है ना। कस्टमर लोग किस टाइप का प्रोडक्ट को पूछते हैं, है ना। नीड गैप क्या है ना, नीड गैप मतलब जो उनको प्रोडक्ट मिल रहा है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, उनके बीच में जो गैप कितना है उसको पता करेंगे। और बताइए सर क्वेश्चनेयर भरवा सकते हैं या फिर जो शॉपकीपर से उनसे पूछ सकते हैं कि कस्टमर उनसे क्या डिमांड करते हैं। है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ये कि कहाँ से हम लोग आइडिया जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर से ले सकते हैं, है ना, रिटेलर से ले सकते हैं। हाँ, और कहाँ से पूछेंगे, बहुत सारे हैं इसमें आइडिया सर जनरेट। सोशल नेटवर्किंग से भी वो लोग सर्च करते हैं ना, लोग जो चाहिए हो। हाँ हाँ हाँ, सोशल मीडिया बोल सकते हैं ना, सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, लोगों की सोशल नीड क्या है ना, और सोसाइटी में किस प्रकार के लोगों की नीड होती हैं। और बताइए और सोचिए और कहाँ से हम लोग नए नए आइडिया जनरेट कर सकते हैं। यही तो चैलेंजेस है ना, हमारे पास आइडियाज की कमी रहती है। ठीक है, हम लोग देखे थे ना, जो इंपॉर्टेंट आइडिया की कमी रहती है क्रूशल क्षेत्रों में। बताइए आप लोग अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह समझिए, है ना। आपको बिजनेसमैन है तो आपको सोचना कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, तो कहाँ से हम ले सकते हैं। सर अदर बिजनेसमैन से भी कुछ आइडिया ले सकते हैं, है ना, कॉम्पिटिटर से ले सकते हैं हम लोग, है ना। कॉम्पिटिटर्स ये कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना रहा है तो उसको हम लोग उसकी कमी को हम पूरा कर देंगे, है कि नहीं। उनके प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेन है ना, उनको हम पूरा, तो ये कॉम्पिटिटर से भी हम लोग आइडिया ले सकते हैं, है ना, सर उनकी वही कमी को। प्रेजेंट में जो डिमांड है। हाँ हाँ, है ना, ये आ जाएगा ना, यहाँ पे इनका डिमांड पता चल जाएगा, कस्टमर डिमांड हो जाएगा, ये है ना, जो भी उसका डिमांड है, नीड है, ये सब पता हो जाएगा, है ना। सर इसके अलावा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको लेने के लिए मतलब कि प्रेरित करना जो कस्टमर्स हैं उनको। नहीं, वो तो जैसे लेंगे कोई हम लेकिन नया प्रोडक्ट बनाए। हाँ, नहीं तो नए प्रोडक्ट को बनाना है तो किस प्रकार का प्रोडक्ट होना चाहिए उसको आपको ना आइडिया लेना है। जैसे साइंटिस्ट लोग से भी हम लोग लेंगे, है ना। साइंटिस्ट लोग भी प्रोडक्ट बनाते रहते हैं ना, इन लोग आरएडी में इन लोग के भीतर रहते हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉइज हैं वो मार्केट काम करते रहते रिसर्च। हैं, वो, है ना, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, जो लोग उनको डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, तो एम्प्लॉइज को ले सकते हैं आइडियाज। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, जो सेल्समैन होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि उन लोग फ्रंट लाइन एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको पता होता है कि किस किस प्रकार का लोग कंप्लेन करते हैं प्रोडक्ट में, कैसा नया प्रोडक्ट उनको चाहिए होता है। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेके हम लोग, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया है तो उनको भी लगेगा कि भाई मेरा पैसा क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, तो भी अपना विचार देगा कि क्या क्या वो प्रोडक्ट कंपनी बना सकती है। यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी होते हैं, रिसर्च होते रहते हैं,
होता है ना यूनिवर्सिटी में रिसर्च। हाँ जी सर, होता है, हाँ, क्वेश्चन तो फिल कराते हैं। उनसे भी हम आइडिया ले सकते हैं कि भाई आपने रिसर्च, क्योंकि वो तो रिसर्च करते हैं, वाइवा होता है उनका, थीसिस उनका एक कोने में चला जाता है ना, लेकिन कई जो रिसर्च होते हैं अच्छे यूजफुल होते हैं, है ना, उनका भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारे जो रिसर्च होती है ना उसको प्रैक्टिकल में भी उपयोग होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक फ्रेंड थे, तो वो एमटेक किए हुए हैं तो वो बता रहे थे कि वो ना प्रोजेक्ट बनाने का काम करते थे। प्रोजेक्ट मतलब वो वही पीएचडी के लिए या फिर एमटेक के लिए। तो उन्होंने लगभग 1 साल पहले उन्हें प्रोजेक्ट बनाया था। वो क्या प्रोजेक्ट था कि जो आपका जो मोबाइल है ना, तो उसको हम डिसइंफेक्टेड कैसे कर सकते हैं, मतलब जो वायरस वगैरह कुछ लग गया है उसका हम कैसे यूज करें। तो उसने यूवी रेस का कुछ बनाया था, और तो मोबाइल को उसको हम उसमें अंदर डालेंगे और उसके बाद में फिर जो भी जंग है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये उसने उसको बना के दे दिया है। अब देखिए अभी के टाइम उसका कितना यूज है कि नहीं। उसको कमर्शलाइज करेगा उस चीज को कि वायरस को खत्म करने के लिए यूवी रेस यूज करके, और उसने जो मॉडल बनाया था तो वो आपका पूरा कमर्शलाइज होके क्या उसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट वो कर भी रहा होगा, तो ये बोल रहा था कि भाई उसको मैंने बनाया था, उसका वो कितना पैसा छाप रहा होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज में इसमें जो प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, तो वहां से भी क्या होते हैं कि नए नए आइडियाज निकलते हैं, है कि नहीं। आप लोग 3 इडियट पिक्चर देखिए ना, तो शुरू में जो जॉय रहता है वो बनाते रहता है, वो ड्रोन बनाता है ना, जिसके थ्रू वो स्पाइंग वगैरह का एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उस टाइप का क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं। और कुछ इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट जो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स हैं, जो इंडस्ट्री को कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको राह देते हैं, सलाह देते हैं, है ना, तो भी कुछ नए प्रोडक्ट का क्या बोल सकते हैं, आपको आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, जैसे विवेक बिंद्रा के बारे में लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं ना, तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट है वो, तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, वो कंसल्टेंसी देते हैं वो, है ना, उसके बिहाफ में वो चार्ज भी करते हैं। और फर्म का खुद भी क्या होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है ना, मार्केटिंग रिसर्च फर्म या फिर R&D सेंटर बोल सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, हर फर्म का एक होता है। तो इन सब जगह से हम क्या कर सकते हैं, नए नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं कि एक नया जो प्रोडक्ट किस किस प्रकार से बना सकते हैं, कहाँ पे स्कोप है, कहाँ पे डिमांड है ना, हम क्या कुछ नए बना सकते हैं जिसका डिमांड नहीं तो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो फ्यूचर में भी काम आए। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, नए जो आइडिया जनरेट करते हैं, विचारों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब एक फर्म के पास में क्या होते हैं, लिमिटेड कैपिटल होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको जैसे मान लीजिए कि आपको 50 आइडियाज मिलेगा, तो पूरा 50 आप प्रोडक्ट तो बना नहीं सकते हैं, 50 बहुत अच्छे रहे तो। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेज में आते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन इसमें पक्का आता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। आप कभी इंडस्ट्रीज वगैरह में वर्क करने के लिए जाएंगे, है ना, तो भी आपको समझ में आएगा कि ये सब प्रोसेस एक्चुअल में होती हैं। तो और सेकंड होगा आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग है ना, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, तो सभी आइडियाज आप जान नहीं सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, एक कमेटी का गठन करती है, और वो कमेटी क्या करती है कि एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि जो प्रोडक्ट है या फिर जो जितने भी आइडियाज आए हैं, तो वो क्राइटेरिया के अंदर जो जो प्रोडक्ट आएंगे, है ना, उसके साथ हम आगे जाएंगे, और जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा तो हम नहीं जाएंगे। जैसे कंपनी बोलती है कि हमको इसके लिए हम 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो देखेंगे वो जो जितने भी आइडियाज हैं वो 5 करोड़ में कितना फुलफिल हो रहा है। ठीक है, और उसका प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए, तो जो इंडिया के लिए सुटेबल है, ये फिर इंडिया में जिस प्रोडक्ट का डिमांड है ना, उसको हम लोग लेंगे। तो वैसे एम्प्लॉय के रिलेटेड हो सकता है, इसमें किस प्रकार की एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास किस प्रकार की एम्प्लॉय है, तो हमारे एम्प्लॉय जिस काम को कर सकते हैं, है ना, तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप करेंगे, जिसके लिए हमको ज्यादा एडिशनल एक्सपेंसेस ना करना पड़े, है ना, हमारे फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चर हो जाए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अगर हम लॉन्च करते हैं, नया फैक्ट्री खोलते हैं, तो वो हमारी लिमिट में आ जाए। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, क्राइटेरिया फिक्स करते हैं इन लोग, है ना। तो इसमें क्या होता है,
सबसे पहले एक कमेटी बनती है। कमेटी क्या करती है, क्राइटेरिया सेट करती है, ठीक है। और क्राइटेरिया के हिसाब से जो आइडियाज है ना, जो उस लिमिट के अंदर आते हैं उनके फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जो उनके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, है ना, तो उनको हम स्किप कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या दो चीज होता है, कुछ आइडियाज को हम एक्सेप्ट करेंगे, कुछ आइडिया को रिजेक्ट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे कुछ आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, तो इसको हम 3 भागों में इसको ब्रेक करते हैं, है ना, बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 ग्रुप बनता है। एक होता है प्रॉमिसिंग आइडियाज। प्रॉमिसिंग आइडियाज मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट है इसमें। एक है मार्जिनल आइडिया ना, जो आपका मतलब वो एवरेज प्रॉफिट है, ये मान के चल सकते हैं इसमें मार्जिनल आइडियाज। और तीसरा होगा रिजेक्टेड आइडिया। तो जो बहुत ही अच्छे होंगे है ना, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, जो एवरेज होगा उसको यहाँ रखेंगे, और जो हमारा क्राइटेरिया से बाहर जा रहा है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम इसमें बात करते हैं, जो प्रॉमिसिंग आइडिया इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ना, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब हम सेलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमसे 2 प्रकार की गलतियां हो सकती है ना, जिससे बचना चाहिए। तो 2 प्रकार के यहाँ पे एरर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स ऑफ एरर, है ना। तो 2 प्रकार की त्रुटियां होती हैं यहाँ पे। एक होता है ड्रॉप एरर और दूसरा होता है गो एरर, ठीक है। तो ड्रॉप एरर में क्या होता है कि हम अच्छे आइडिया को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉप एरर, है ना। तो जो अच्छे प्रॉमिसिंग आइडियाज जो रहते हैं वो किसमें आ जाते हैं, उसको हम इस ग्रुप में भेज देते हैं। तो क्या हो जाता है, हमारे पास ड्रॉप एरर हो जाता है ना। और क्या होता है कि जिस आइडिया को हमको क्या करना है, रिजेक्ट करना चाहिए, या फिर जो प्रॉफिटेबल आगे नहीं हो सकती है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या आपका गो एरर है, ठीक है। तो मतलब गो एरर क्या है कि हम गलत आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप एरर में क्या होता है कि हमने सही आइडिया को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। वैसे जब हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे तो रिसर्च में भी पढ़ेंगे तो वो भी सेम इसी प्रकार का टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ठीक है। तो उसको देखेंगे तो सेम वैसे ही है, ये ड्रॉप एरर और गो एरर, ठीक। ये क्लियर आप लोगों को? यस सर। हाँ, ठीक है ना। तो यही होता है आपका क्या, आइडिया स्क्रीनिंग में, है ना। इसमें क्या करते हैं, कमिटी सेट होता है ना, कमिटी बनाई जाती है जिनको रिव्यू करती हैं, वो लोग क्राइटेरिया बनाते हैं। क्राइटेरिया के हिसाब से इसको 3 ग्रुप में विभाजित करते हैं, प्रॉमिसिंग आइडियाज, मार्जिनल आइडियाज, रिजेक्टेड आइडियाज में। उनके समय यहाँ 2 प्रकार की एरर होती है, उसको ध्यान रखना पड़ता है ना। इसमें बस इतना ही है आइडिया स्क्रीनिंग में। थर्ड है आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, अवधारणा का विकास और परीक्षण। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जो प्रॉमिसिंग आइडिया को सेलेक्ट किए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रॉमिसिंग आइडिया होता है उसको हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, है ना। जैसे कोई प्रोडक्ट के बारे में आपके पास आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट आइडिया होता है, प्रोडक्ट आइडिया, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट आइडिया फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसको हम ना विस्तृत से यहाँ पे बताते हैं, इसको हम एलॉबरेट करते हैं, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट का हम क्या करते हैं, यहाँ पे विकास करते हैं। तो जो प्रोडक्ट आइडिया होती है उसको हम पूरा व्याख्या करते हैं। हमने जो बिजनेस हम सोचे हैं, जो बिजनेस हम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक ये बनाना चाहते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर बनाना चाहते हैं ना। तो हम यहाँ पे फिर ड्रिंकिंग वाटर बनाएंगे कि ये किस साइज का होगा, कितने ml का होगा, ये है ना। इसको कौन यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, है ना। और किस प्रकार से ये मतलब इसमें क्या यूटिलिटी होगी, है ना। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को और एलोबरेट करते हैं, है ना, उसको और विस्तृत से जानकारी करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट को कंपनी मार्केट में ऑफर करना चाहती है उसको यहाँ पे पूरा
विस्तृत से यहाँ पे उसको क्या करते हैं, उसकी व्याख्या की जाती है ना, पूरा एलोबरेट किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं इसको मीनिंगफुल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है ना, जो आइडियाज हैं, है ना, और उसको हम क्या करते हैं मीनिंगफुल वेज में एक्सप्रेस करते हैं। मीनिंगफुल मतलब उसका एक अर्थ बताते हैं। तो जो प्रोडक्ट आइडिया है ना, या फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, तो इसमें मैं बताती हूँ इसमें प्राइमरी बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, ये जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा तो उसका क्या होगा, प्राइमरी बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक, जैसे ये प्रोडक्ट बना होगा आपका, ठीक, तो ये क्या आपका ये आयुष क्वाथ है, आयुष क्वाथ पाउडर है ये, तो ये ना इम्यून बूस्टर है ये। ठीक है, तो ये जब बना होगा तो इसको बताएंगे इसका प्राइमरी बेनिफिट क्या है ना। तो अभी क्या है, कोरोना टाइम में ये इम्यून को बूस्ट करने के लिए काम आता है ये, है ना, ये काढ़ा टाइप का ही है ये, इसको नॉर्मल आदमी लोग भी पीते हैं। तो ये कंपनी ने ये सोचा कि इसको हम अभी के टाइम पे इसको लॉन्च करते हैं और इससे इम्यून को बूस्ट करेगा, है ना। कौन कौन पी सकते हैं इसको, सभी लोग पी सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वांटिटी बताएं कितना पी सकते हैं, तो एक कप के लिए 1 चम्मच में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसको कौन यूज करेगा, किस टाइम यूज करेगा, दिन में कितने बार इसको ले सकते हैं, है ना, इस प्रकार का क्या कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को उसको एलोबरेट किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है ये। अभी हाँ, और किस टाइम पे यूज करना है ना, इसकी प्राइमरी बेनिफिट्स क्या है ना, इसके यूजर कौन है, मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, है ना, वो सारा चीज को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। उसका जब ये डिफाइन हो गया है ना, सारा चीज फिक्स हो गया, कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में होगा कि आपको ऐसे सॉलिड फॉर्म में इसको यूज करना पड़ेगा, उसका होता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, सेकेंड वाला पार्ट। तो आपने कॉन्सेप्ट तो बना लिया, अब उसके हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं ना, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। तो हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का कंप्राइज एक मॉडल बनाया जाता है ना, एक कंप्राइज मॉडल बनाते हैं उसका, और उस मॉडल के हिसाब से उसकी ड्राइंग वगैरह बनते हैं। फिर जो पोटेंशियल कस्टमर हैं उनके पास जाते हैं, है ना, जैसे एक मॉडल बना है ना, और उसको पता है इसमें ये इंग्रेडिएंट्स होंगे, है ना, तो इसको आप यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट बना है ना, तो इसका इंग्रेडिएंट बताएंगे, इस प्रकार ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे नहीं, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बन रहेगा वो, है ना, आपका हो सकता है कुछ ड्राइंग रहेगा, है ना, या फिर कंप्यूटर डिजाइन रहेंगे। ठीक है, आप लोग घर वर कहीं पे घर वर खरीदने के लिए आप जाते हैं ना, तो उसका क्या होता है दिखाते हैं कि इतने एरिया में आपका कंस्ट्रक्शन होगा, कार पार्किंग होगी, है ना, पूरा आपका घर का पूरा मॉडल बना रहता है ना, बहुत अच्छा दिखता है वो। तो उसी प्रकार का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाते हैं और उसको कस्टमर्स को दिखाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इस प्रकार ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये जब मार्केट में आया था उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है, उनका जो फीडबैक मिलता है ना, तो फीडबैक उनसे लेते हैं, कस्टमर का सबका रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाता है, आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो जाता है ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका टेस्ट हो जाता है। तो कस्टमर का जब फीडबैक लेते हैं तो इसमें हमको समझ में आ जाता है कि कस्टमर उसको यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये जो गैप है ना, नीड गैप है, उसको फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोग इसका वैल्यू कितना है, परसीव वैल्यू कितना है, लोग इसको कितना मूल्यवान समझते हैं, लोग इसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो ये सारा चीज क्या होता है यहाँ जो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती है इसमें हमको पता चल जाता है, कस्टमर से फीडबैक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, एक वर्चुअल प्रोडक्ट होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट का एक डब्बा भी नहीं बनता है। ठीक है, वो जो भी क्या रहेगा आपका डिजाइन रहता है, आपका कंप्यूटर डिजाइन रहेगा, या फिर उसको 3D उसमें ड्राइंग में उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर से पूरा फीडबैक लेते हैं ना, उसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, है ना, कितनी बार खरीदेंगे, तो ये सारा चीजें पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या होता है और कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या होती है। हाँ सर। हाँ, इसका चौथा देखते हैं। मार्केट स्ट्रेटजी, मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एक प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो प्लान में 3 पार्ट होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करेंगे, तो कुछ प्लानिंग करेंगे, है ना। तो हमारा प्लान का क्या होगा, 3 पार्ट होगा, 3 हिस्सों में बटा होगा ये। तो पहले पार्ट में हम ये देखेंगे हमारा टारगेट मार्केट कौन होगा, है। अब हमने प्रोडक्ट बना लिए हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट होगा, है ना। जो पोटेंशियल कस्टमर से हम लोग क्या ले लिए थे, एक उनका ओपिनियन भी ले लिए थे। तो हम अब देखेंगे यहाँ पे हमारा टारगेट मार्केट कौन होगा, है ना। टारगेट मार्केट कौन होगा, इसका साइज क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कस्टमर हैं उनका बिहेवियर किस प्रकार का होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पोजिशनिंग कैसा होगा, तो पोजिशनिंग हम लोग देखे थे ना। पोजिशनिंग मतलब कस्टमर के माइंड में एक इमेज तैयार करना कि कॉम्पिटिटर के मुकाबले उनको किस प्रकार का बेनिफिट मिल रहा है ना। तो पोजिशनिंग किस प्रकार से होगी, इनका मार्केट शेयर कितना होगा, ठीक है। तो ये भी देखेंगे कि, है ना, टारगेट मार्केट कौन सा होगा, उसमें किस प्रकार की पोजीशनिंग होगी, मार्केट शेयर किस प्रकार का होगा, और प्रॉफिट गोल इसमें डिसाइड करेंगे कितना हम इसमें प्रॉफिट गोल स्थापित कर सकते हैं, प्रॉफिट गोल। तो ये सब हम इसमें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट मार्केट के बारे में हम देखेंगे, यहाँ से हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, कितना मार्केट शेयर रहेगा हमारा, किस प्रकार हम पोजीशनिंग करेंगे। और फिर दूसरा इसमें पार्ट होता है प्राइस के बारे में। तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में इसमें डिसाइड करते हैं। और मार्केटिंग बजट कितना होगा हमारा, मार्केटिंग बजट, है ना, विपणन बजट कितना होगा। तो इसको हम मार्केटिंग बजट में डिसाइड करेंगे कि 1 साल का कितना बजट होगा, 2 साल का कितना होगा, 3 साल का कितना होगा। इस प्रकार हम इसमें एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, है ना, कि कितना हम मार्केटिंग बजट होगा, हमारे एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना होगा, है ना, अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा लोगों तक। और जो तीसरा पार्ट है इसमें हमें देखते हैं कि लॉन्ग रन गोल क्या होगा, लॉन्ग रन गोल, है ना, लंबे समय में कंपनी आपको कहां पे देखना चाहेगी, ठीक है, इसके बारे में डिसाइड करते हैं। और मार्केटिंग मिक्स क्या होगी, मार्केटिंग मिक्स लॉन्ग टाइम टर्म के लिए। तो लंबे समय में कंपनी का मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, है ना, उसको अब हम चेंजेस कैसे करते जाएंगे, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होगा, इस प्रकार हम ये सब चीजों को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आप देखें तो जो मार्केटिंग चीजें हैं उनको हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं, है ना। जो देखे थे, टारगेट मार्केट के बारे में पढ़े थे, प्राइस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, इस सब चीजों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ये सब चीजें क्या क्या होंगी, है ना, कौन से हमारे कस्टमर्स होंगे, है ना, कितना मार्केट शेयर होगा, है ना, प्राइस कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, लंबे समय में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल क्या होगा, और हमारा मार्केटिंग मिक्स क्या होगा लंबे समय के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इनके रिलेटेड में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं प्रॉपर। तो होता है मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, है। तो स्ट्रेटजी क्या होता है, इट्स बेसिकली एक्शन प्लान होता है वो, है ना। जब हम इसको मार्केट में जाएंगे तो कौन सा हमारा एक्शन प्लान होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे क्या होता है, स्ट्रेटजी प्लान क्या होती है। तो स्ट्रेटजी इट्स पार्ट ऑफ प्लान होता है ये क्लियर आप लोगों को। हाँ सर। यस सर। इसका 5वां है बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, व्यवसाय का विश्लेषण। तो यहाँ पे हमने पूरा मार्केटिंग के बारे में सोचे हैं। बिजनेस में क्या हम बात करते हैं कि हमको कॉस्ट कितना आएगा और हमको हमारा सेल कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिजनेस एनालिसिस करेंगे और हमको रिस्क कितना रहेगा। तो इन 3 चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बिजनेस एनालिसिस में एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसमें हम देखेंगे एस्टिमेटेड
एक तो देखेंगे एस्टिमेटिंग टोटल सेल्स, तो हमारा टोटल सेल्स कितना होगा, है ना, एक दिन का सेल्स कितना होगा, एक महीने का सेल्स कितना होगा, एक साल का कितना होगा, 2 साल का कितना होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पे सेल्स एस्टिमेट करेंगे। तो सेल्स में कैसे एस्टिमेशन करेंगे, देखेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वन टाइम यूजर है, तो लोग मतलब इसको एक बार खरीदते हैं कि फ्रिक्वेंटली खरीदते हैं, है ना, ये मंथली इसका परचेस होता है कि डेली परचेस होता है, तो प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका एस्टिमेटेड सेल निकालते हैं, वो कितना बिकेगा, ठीक है। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड टोटल सेल्स निकालते हैं, फिर उसके बाद हम निकालते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। एस्टिमेटिंग टोटल कॉस्ट है ना, तो यहाँ पे पूरा कॉस्ट निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट कितना होगा, तो ये सब हम कॉस्ट निकालेंगे, है ना। इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे। हम एक कंपनी को, है ना, इतना कॉस्ट जितना सेल्स होगा, है ना, उसमें इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट है, उससे हमारा कितना फायदा हो रहा है ना, हम जितना पैसा लगा रहे हैं वो हमको हमारा पैसा कितना जल्दी वो रिकवर हो रहा है ना, इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट में बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, मार्केटिंग कॉस्ट आएगा, और पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने का पूरा कॉस्ट आएगा। तो सारा केस है ना, सारा कॉस्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं, है ना, और उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं। इसके अलावा और कंपनी क्या देखती है, और इसमें ये भी देखती है कि कॉस्ट में आपको ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है ना, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है ना, जिससे हमको उससे ज्यादा क्या करना है, प्रोडक्शन करना है ना, जिससे हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो बीपी ब्रेक इवन एनालिसिस भी यहाँ पे किया जाता है, और यहाँ पे रिस्क एनालिसिस भी होता है। तो कंपनी क्या करती है, टोटल सेल देखती है, कॉस्ट देखती है, और रिस्क एनालिसिस करती है। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस में रिस्क कितना है ना, रिस्क ऑफ फेलियर कितना है ना। तो रिस्क क्या होता है, हम लोग पहले देखे थे, आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है ना, तो उसमें आपको जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, रिस्क होता है ना, मतलब जितना आपको रिटर्न मिलने वाला है उससे कम रिटर्न मिले या फिर रिटर्न ना मिले, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क कितना होगा, है ना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितने कॉम्पिटिटर है उस वहां पे, है ना, तो आपका मार्केट शेयर कितना कम हो सकता है ना। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो ये तीनों चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस एनालिसिस बोलते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब वीडियो खत्म होना है ना, सेकंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं ना।